गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल विज्ञान सिंप्लीफाइड। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम आपके लिए लाए हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का लेक्चर नंबर 2, जो कि हमारे नीट एंड एम्स एंड जिपमर के लिए इम्पोर्टेंट है एंड साथ में आपके क्लास 11th एंड 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। एंड हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन के लेक्चर नंबर 2 को। तो जैसे कि हमने कल मतलब जो डाइजेस्टिव सिस्टम था उसको देखा था कि हमारे उसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल आते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड्स आते हैं, यहाँ तक हमने जान लिया था। और ये देखा था हमने कल के लेक्चर में कि जो माउथ होता है वो ओपनिंग पार्ट होता है और एनस लास्ट का जो पोस्टीरियरली पार्ट होता है। अब उसके आगे हम बात करते हैं। तो हम देखते हैं कि डाइजेशन को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है ना, जो हमारे पास डाइजेशन है उसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है हमारे पास, एक तो होता है 1 वे डाइजेशन और एक होता है 2 वे डाइजेशन। ठीक है ना, एक होता है हमारे पास 1 वे डाइजेशन और एक होता है 2 वे डाइजेशन। ठीक है, तो ये है हमारे पास 2 वे डाइजेशन। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 1 वे डाइजेशन की। ठीक है ना, 1 वे डाइजेशन की बात करेंगे। तो 1 वे डाइजेशन है क्या? अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1 वे डाइजेशन किसके अंदर पाया जाएगा, तो 1 वे डाइजेशन पाया जाता है मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर। जो कि मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स होते हैं उनके अंदर कौन सा डाइजेशन देखने को मिलता है? 1 वे डाइजेशन देखने को मिलता है। ठीक है ना, अभी हमारे पास एक काऊ है जो कि मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर आ जाते हैं, तो इसके अंदर 1 वे डाइजेशन देखने को मिलता है, जिसके अंदर 2 होल पाए जाते हैं। ठीक है ना, एक सिंपल सा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक होल पाया जाएगा और एक यहाँ पे होल पाया जाता है। तो जिसके अंदर 2 होल पाया जाता है, हम यहाँ से ये फूड को लेंगे और फूड को इंटैक्ट करके फिर बाद में ये यहाँ से निकाल देते हैं। ठीक है ना, तो ऐसा जिसके अंदर 2 होल पाया जाता है वो 1 वे डाइजेशन के अंदर आता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि ये फूड इंटैक्ट करते हैं और जब डाइजेशन की प्रोसेस होती है तो डाइजेशन से पहले ही ये दूसरे फूड को भी ले सकते हैं। ठीक है ना, यानी कि दोबारा से ये रिपीट कर सकते हैं, फूड के जो प्रोसेस होती है वो रिपीट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है, एक बार फूड लिया, डाइजेशन हो गया, परंतु उसको एलिमिनेट ना करके, इसको वेस्टेज मटेरियल को जो एलिमिनेट करते हैं उसको एलिमिनेट ना करके दोबारा ये फूड लेते हैं। जैसे कि हम बात करें अपनी ही, तो हम क्या करते हैं, पूरे दिन में 2 या 3 बार खाना खा लेते हैं। ठीक है ना, और वेस्टेज मटेरियल को सुबह एक बार निकालते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। परंतु अब यदि हम बात करें 2 वे डाइजेशन की, तो 2 वे डाइजेशन जो कि सिंपल एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है ना, किसके अंदर देखने को मिलता है? सिंपलर एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है। ये हमारे पास एक एल्गी है और जो कि सिंपल है, तो इसके अंदर क्या देखने को मिलता है? एक होल देखने को मिलता है। इसमें केवल एक होल देखने को मिलता है। अभी जब ये फूड को इंटैक्ट करेगा तो ये केवल इंटैक्ट करके और डाइजेशन करके फिर दोबारा फूड को नहीं लेगा। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि ये फूड को इंटैक्ट करेगा, लेगा और डाइजेशन करेगा और फिर एलिमिनेट करता है, और इसी छेद के द्वारा ये एलिमिनेट करेगा। ठीक है ना, इसी छेद के द्वारा, इसी होल के द्वारा ये एलिमिनेट करेगा। ठीक है ना, यानी कि इसके अंदर एक ही होल पाया जा रहा है जिससे ये फूड को ले रहा है और फूड को निकाल रहा है। तो दोबारा ये फूड को लेगा तो उससे पहले इसको फूड को डाइजेशन करना पड़ेगा, डाइजेशन करके उसको एलिमिनेट करना पड़ेगा, जब ये दूसरे फूड को ले सकता है। परंतु मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर 1 वे डाइजेशन देखने को मिलता है और उसमें 2 होल्स देखने को मिलते हैं, तो वो दोबारा फूड को ले सकते हैं, परंतु ये दोबारा फूड को नहीं ले सकता एलिमिनेट करने से पहले। ठीक है ना, तो ये तो हमने देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास डाइजेशन होते हैं उसके भी प्रोसीजर बताए गए हैं, फेजेज बताए गए हैं। इसके अंदर कौन कौन से फेज इंक्लूड होते हैं? एक तो होता है इंजेशन। जब कोई फूड को इंटैक्ट किया जाता है तो वो किसके अंदर आता है? इंजेशन के अंदर आता है। और यदि हम बात करें मूवमेंट्स, यानी कि कोई भी चर्निंग मूवमेंट्स होती है या फिर कोई सी भी मूवमेंट्स देख लीजिए, तो वो इसके अंदर होती है। सिंपल सी बात है, डाइजेशन की प्रोसीजर में आती है। और तीसरा होता है मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। टीथ के द्वारा हम मैकेनिकल डाइजेशन करते हैं और कोई भी एसिड या बेस के द्वारा हम क्या करते हैं? केमिकल डाइजेशन करते हैं। ठीक है ना, सिंपल सी बात है, लिक्विड्स के द्वारा हम केमिकल डाइजेशन करते हैं, केमिकल्स के द्वारा हम केमिकल डाइजेशन करते हैं। फिर उसको केमिकल डाइजेशन करने के पश्चात हम क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हमें मिलना है वो तो हम लेंगे ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, फैटी एसिड हुआ, प्रोटीन्स हुआ, तो ये हमें सब लेना है, अमीनो एसिड। ठीक है ना, तो इसको लेने के लिए हम एब्जॉर्ब करते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है ना, और शरीर में पूरी बॉडी में पहुँचाने का कार्य करते हैं।
फिर लास्ट में आता है एलिमिनेशन, ठीक है ना, यानी कोई भी जो फूड है उसका वेस्टेज मटेरियल बनेगा और उस वेस्टेज मटेरियल को हमें शरीर से निकालना होता है, बॉडी से एलिमिनेट करना होता है, तो एलिमिनेशन की प्रोसेज आती है। तो ये 5 फेजेज इसके अंदर इंक्लूड होते हैं डाइजेशन की प्रोसेज में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है ना, तो इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि क्या क्या है ये, ठीक है ना। तो पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, जैसे कि हमने बात करी कि इसमें बक्कोफेरिंजियल कैविटी पाई जाती है और इसके साथ साथ हमारे स्टोमक, ठीक है ना, स्टोमक होता है, इसोफेगस होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है। तो पहले हम बात कर रहे हैं बक्कोफेरिंजियल कैविटी की, ठीक है ना। अब बक्कोफेरिंजियल कैविटी में क्या होता है कि कहाँ से स्टार्टिंग होता है, माउथ से स्टार्टिंग होता है। तो माउथ, इसमें 2 भाग हैं, ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिए, इसमें कौन कौन से भाग हैं। तो बक्को का एक तो बक्को मतलब यानी कि इसमें एक माउथ वाला पार्ट पाया जाएगा, ठीक है ना, माउथ वाला पार्ट पाया जाएगा। और दूसरा भाग होता है फेरिंग्स का, ठीक है ना। ये जो फेरिंजियल है, यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सा भाग है, फेरिंग्स, ठीक है ना। तो इसमें एक फेरिंग्स वाला भाग पाया जाता है, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान में रखिए कि एक तो इसमें माउथ पाया जाता है और एक फेरिंग्स पाया जाता है। तो फेरिंग्स माउथ के थोड़ा पीछे वाला भाग होता है। यहाँ पे यदि हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे ये माउथ है, ठीक है ना, ये हमारा माउथ हो गया, ये हमारा माउथ आ गया। इसके पीछे वाला जो भाग है वो फेरिंग्स के अंदर आ जाता है, ठीक है ना, ये फेरिंग्स के अंदर आता है। और फेरिंग्स को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लैरिंगोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड एक और होता है जो कि होता है नेजोफेरिंग्स, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, फेरिंग्स को भी आगे जाके 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जो कि हम डिटेल में जब पढ़ेंगे बक्कोफेरिंजियल कैविटी जब हम जानेंगे, ठीक है ना। तो अभी तो हम बात कर रहे हैं सिंपल सा कि पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल कौन कौन से, थोड़ी सी हम उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि इसके अंदर बक्कल कैविटी में क्या ओपन होएगा, माउथ ओपन होएगा। माउथ किस में ओपन होता है, डायरेक्ट जाके माउथ ओपन करते हैं। तो माउथ ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या हमें दिखता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, उसमें टीथ दिखते हैं, इसके साथ टंग दिखता है, पैलेट दिखते हैं, ठीक है ना, तालू दिखते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं, गम होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे माउथ के अंदर आते हैं। और फिर इसके अंदर किसका डाइजेशन किया जाता है, इसमें स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। सिंपल सी बात है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, तो माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। स्टार्च का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, बक्कोफेरिंजियल कैविटी से, ठीक है ना। तो कार्बोहाइड्रेट का जो स्मॉल क्वांटिटी के अंदर डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। और फेरिंग्स जो पीछे वाला पार्ट्स होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है स्वॉलोइंग फूड को, यानी कि फूड को निगलने में हेल्प करता है, ठीक है ना, फेरिंग्स, ओके। और जैसे कि बताया गया कि बक्कोफेरिंजियल में 2 पार्ट्स आते हैं। जो एंटीरियर पार्ट होता है वो होता है बक्कल कैविटी, जिसके अंदर माउथ आता है, और दूसरा होता है पोस्टीरियरली पीछे वाला जो भाग होता है वो होता है फेरिंग, जो कि निगलने में मदद करता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये हमारे इसके अंदर टीथ पाए जा रहे हैं, बक्कल कैविटी के अंदर लिप्स पाए जा रहे हैं, गम पाया जाता है, ठीक है ना, ये गम है, ओके। फिर इसके बाद आप देख रहे हैं कि ये हमारे पास यूवुला है, ठीक है ना, ये यूवुला होता है, एंड ये टंग है, ओके, ये पैलेट है। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो हम अच्छी तरह से बक्कोफेरिंजियल कैविटी का जब पूरा डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे पीछे की साइड इसमें टॉन्सिल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना, ये टॉन्सिल हैं, ओके, जो कि हमें इन्फेक्शन से बचाने में मदद करते हैं, ठीक है ना। अब आते हैं हम दूसरे पार्ट में। दूसरा पार्ट है ईसोफेगस, ठीक है ना। ईसोफेगस हमारा दूसरा पार्ट हो जाता है। और जैसे कि यहाँ पे ईसोफेगस का डायग्राम आप देख सकते हैं, ये पूरा ईसोफेगस का डायग्राम दिया गया है, जिसमें एक तो रेस्पिरेटरी सिस्टम से जाता है जिसमें हार्ट आ जाता है, ठीक है ना, और एक होता है हमारे पास पूरा ईसोफेगस का, ठीक है ना। तो यहाँ से ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जब ये इधर की साइड जाता है ये तो हमारा एयर जाता है, ठीक है ना, और गले से जैसे कि हमारे पास यहाँ पे लेरिंग्स पाई जाती है, ठीक है ना, गला का जो नीचे वाला भाग होता है वो होता है यहाँ पे, और यहीं से 2 छेद देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे 2 होल देखने को मिलते हैं। जो फर्स्ट होल होता है वो तो रेस्पायरेशन के लिए होता है, और इसके पीछे वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारे डाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, ईसोफेगस पीछे वाला पार्ट होता है, ठीक है ना, और ये शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब होती है, ठीक है ना, शॉर्ट स्ट्रेट ट्यूब होती है जो कि फूड को रिसीव करती है कहाँ से, फेरिंग से, और कहाँ पर छोड़ने का काम करती है, स्टोमक के अंदर। तो सिंपल सी बात है, ये केवल एक मार्ग है, रूट प्रदान करती है, ठीक है ना, रूट प्रदान करती है, एक मार्ग प्रदान करती है, ठीक है ना, तो रूट देती है, सिंपल सी बात है।
तो एक सीधी स्ट्रेट ट्यूब होती है, ठीक है ना। अब हम आ जाते हैं स्टोमक, जो कि थर्ड पार्ट है। तो यहाँ पे आप स्टोमक देख रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास स्टोमक का पूरा डायग्राम दिया गया है। तो आप स्टोमक देख सकते हैं, जिसमें हमारे कई सारे रूगीज देखने को मिल रहे हैं, और इसमें पाइलोरस देखने को मिलता है, और फिर एक इसोफेगस यहाँ पे जुड़ रहा है, ठीक है ना। ये इसोफेगस यहाँ पे स्टोमक में कंडक्ट करता है फूड को, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक स्फिंक्टर देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो एक यहाँ पे भी देखने को स्फिंक्टर मिलता है। तो स्फिंक्टर क्या होते हैं, इसको भी देखते हैं हम। तो सिंपल सी बात है, स्फिंक्टर होते हैं मतलब भोजन ना तो आ सके और ना ही जा सके। स्फिंक्टर का काम क्या होता है कि बिल्कुल रोक के रखना, ठीक है ना, रोक के रखना, स्टॉप करके रखना। रूट जो मार्ग हो रहा है, मतलब मार्ग दिया जा रहा है, उसको स्टॉप कर देना, उसको रोक देना। तो वही हमारे स्फिंक्टर का काम होता है, ठीक है ना। तो इसको हम डिटेल से जब पढ़ेंगे, जब अच्छी तरह से देखेंगे, ठीक है ना। अभी मैंने थोड़ी सी आपको नॉलेज दे दी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टोमक जो कि शॉर्ट होती है एंड थिक होती है और कर्व लिए हुए होती है, ठीक है ना। इस प्रकार का जो उल्टा जो मतलब सी आकार का होता है, उस प्रकार का होता है, ठीक है ना। एंड इनिशिएट्स प्रोटीन डाइजेशन, जैसे कि हमने देखा बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन हो रहा था, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन हो रहा था। इसी प्रकार स्टोमक में किसका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन का, ठीक है ना। प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टोमक से, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन दिया गया है, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का डायग्राम दिया गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये स्मॉल इंटेस्टाइन इसके अंदर वाला पार्ट है, ठीक है ना। ये अंदर वाला स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है ना। तो इसमें आप देख सकते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो होता है जेजुनम, एक होता है इलियम, और एक होता है हमारे पास एक और होता है तो ड्यूडेनम होता है, ठीक है ना वो, ठीक है ना, ड्यूडेनम, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हम बात कर रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की, जो कि एक लॉन्ग नैरो ट्यूब होती है। अब सिंपल सी बात है कि इसको स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यदि हम इसकी लंबाई की बात करें, लेंथ की बात करें, तो सबसे लंबी कौन सी होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। सबसे लंबी जो ट्यूब देखने को मिलती है हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, वो होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है। परंतु स्मॉल इंटेस्टाइन जब लंबी होती है तो इसे लार्ज इंटेस्टाइन में क्यों नहीं रखा गया, स्मॉल इंटेस्टाइन इसको नाम क्यों दिया गया। तो सिंपल सी बात है, इनका जो डायमीटर यदि हम देखें, इनका डायमीटर यानी कि व्यास देखें, ठीक है ना, इनका यदि हम डायमीटर देखते हैं तो ये स्मॉल देखने को मिलता है, काफ़ी स्मॉल होता है। इसी कारण से इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, ठीक है ना। और इसमें पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस, ठीक है ना। यहाँ पे पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे बताया गया कि इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है ना। एंटीरियर पार्ट होता है, वो होता है ड्यूडिनम, ठीक है ना। ड्यूडिनम में कौन खुलता है, स्टोमक कहाँ पर खुलता है, ड्यूडिनम में, और यहाँ पे पायलोरिक स्फिंक्टर देखने को मिलता है, ठीक है ना। और कनेक्टेड विद स्टोमक, जो कि स्टोमक से कनेक्ट होता है। और जो इसका मिडल पार्ट होता है वो होता है जेजुनम, ठीक है ना, जेजुनम होता है। और जो ये ड्यूडिनम होता है ना, ड्यूडिनम, ठीक है ना, तो ये यू शेप का होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, ड्यूडिनम के बाद जेजुनम आ रहा है, और जेजुनम के बाद इलियम आता है, ठीक है ना। लास्ट वाला जो पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो होता है इलियम, जो कि थर्ड पार्ट होता है, ठीक है ना। और किससे कनेक्ट रहता है, लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है ना। और लार्ज इंटेस्टाइन से ही कनेक्ट रहता है, जो कि सीकम से रहता है, ठीक है ना। और इलियम इज लॉन्गेस्ट पार्ट, इलियम सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमने देखा कि इलियम जो थर्ड पार्ट होता है और लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है ना, लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ रहता है। ओके, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या बताया गया। यहाँ पे हमने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट देखे, इसको डायमीटर छोटा होता है इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन कहा जाता है, परंतु डाइजेस्टिव सिस्टम में सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन ही होता है, ठीक है ना। लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ पे दिखाया गया है, काफ़ी लार्ज है, ठीक है ना। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन दिखाया गया है, लेकिन क्या लार्ज दिख रहा है आपको, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से तो काफ़ी छोटा है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन से ये काफ़ी छोटा होता है, तो इसी कारण से इसे लार्ज इंटेस्टाइन क्यों कहा जाता है। सिंपल सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए कहा जाता है इसे क्योंकि इसका जो डायमीटर होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है ना। डायमीटर जो होता है वो काफ़ी लार्ज होता है, ठीक है ना।
लार्ज होता है, इसी कारण से इसको लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है, ठीक है ना। काफ़ी लार्ज होने के कारण से इसे लार्ज इंटेस्टाइन कहा जाता है। और ये शॉर्ट होता है, सिंपल होता है, और किस में लास्ट में खुलता है, ये एनस के अंदर खुलता है, ठीक है ना, ओपन इनटू एनस, ठीक है ना, एनस में ये खुलता है, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इलियोसिकल वाल्व आती है, ठीक है ना, इलियोसिकल वाल्व देखने को मिल रही है यहाँ पे, ठीक है ना। और यहाँ पे ये सीकम देखने को मिल रहा है, और इसको इसमें असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन, फिर इसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है ना, ये आते हैं। और फिर लास्ट में किस में चली जाती है, रेक्टम में, और रेक्टम के बाद एनस में, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमने यहाँ पे 3 पार्ट देखे। एक तो होता है सीकम, ठीक है ना, एक तो हो रहा है हमारे पास सीकम, और एक होता है हमारे पास कोलोन, और एक है हमारे पास रेक्टम, ठीक है ना। तो ये हमारे 3 पार्ट होते हैं। और कोलोन को भी हम देखते हैं तो कोलोन के भी 3 पार्ट हैं। एक तो असेंडिंग कोलोन, एक होता है ट्रांसवर्स कोलोन, और एक होता है हमारे पास डिसेंडिंग कोलोन, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ सामान्य चीज़ें बताई गई हैं, और ये सामान्य चीज़ें हैं क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जनरल हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, क्योंकि हम एलिमेंट्री कैनाल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल किससे बनी हुई है, क्या है, कौन कौन सी लेयर पाई जाती है इसके अंदर, तो ये चीज़ें भी हमें जानना जरूरी है, ठीक है ना। इसलिए हमने यहाँ पे हिस्टोलॉजी दी है एलिमेंट्री कैनाल की, और आपके बाकायदा बता भी रखी है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, हमें एलिमेंट्री कैनाल के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है ना। लेकिन आपके जो बता रखा है वो कम पार्ट में बता रखा है, हालांकि उसे भी हमने लिया है इसके अंदर। तो पूरी चीज़ हमने अच्छी तरह से देखा, और फिर इसको पूरे मतलब लिया है, ठीक है ना, समझाने के लिए आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल बताया गया है यहाँ पे, कि इसके अंदर पूरा हिस्टोलॉजी, कौन कौन सी लेयर पाई जा रही, कौन कौन सी मसल्स पाई जा रही, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाएंगी, ठीक है ना। तो इसके 4 बेसिक लेयर होते हैं। कौन कौन से 4 बेसिक लेयर होते हैं, फर्स्ट होता है जो, और ये 4 बेसिक लेयर कहाँ से होते हैं, आउटसाइड टू इनसाइड बता रखे हैं, ठीक है ना। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। सबसे बाहर कौन सी होती है, सबसे बाहर होती है हमारे पास सिरोसा, ठीक है ना, सिरोसा होती है, जिसको हम विसरल पेरिटोनियम भी कहते हैं। अब पेरिटोनियम क्या होता है, एक मतलब स्क्योमस स्ट्रेटिफाइड होता है, पेरिटोनियम मतलब स्ट्रेटिफाइड, सीधे, ठीक है ना। पेरिटोनियम का मतलब क्या है, बिल्कुल चपटा, यानी कि सीधा, मतलब चपटे रूप में धंसा होना, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो जो बाहर का जो सबसे पार्ट होता है वो होता है सिरोसा। लेयर कौन सी होती है, बाहर सिरोसा होती है, और उस सिरोसा के अंदर होती है मस्कुलर कोट या फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और मस्कुलरिस के अंदर होती है सबम्यूकोसा, और सबम्यूकोसा के सबसे अंदर की साइड कौन सी पाई जाती है, म्यूकोसा लेयर पाई जाती है, और म्यूकोसा के भी अंदर कौन सी पाई जाती है, ल्यूमन देखने को मिलता है, ठीक है ना, यानी कि छेद, ओके, होल, ओके। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। अब हम देखते हैं डायग्राम की तरफ। तो ये हमारे पास पूरा डायग्राम दे रखा है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि क्या क्या बताया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सबसे अंदर की साइड हमारे एक तो ल्यूमन है, ठीक है ना, ल्यूमन है, और फिर उसके ल्यूमन के बाद हमें क्या देखने को मिल रहा है, म्यूकोसा, ठीक है ना, ये हमारी म्यूकोसा हो गई, ठीक है ना। और इस म्यूकोसा के बाहर हमें सबम्यूकोसा देखने को मिलता है, ठीक है ना, ये हमारी सबम्यूकोसा हो गई, ठीक है ना, ये वाली लेयर, ठीक है ना, ये वाली, एक तो ये वाली लेयर है, ठीक है ना, ये तो हमारी हो गई म्यूकोसा, ठीक है ना। इसके बाद ये वाली लेयर है, ये वाली हो गई सबम्यूकोसा, और फिर सबम्यूकोसा के बाद आती है हमारे पास मस्कुलरिस, ठीक है ना, मस्कुलरिस। वाइट के ऊपर कौन सी लेयर पाई जा रही है, फिर रेड आ जाती है, तो सिंपल सी बात है ये हमारी मस्कुलरिस हो जाती है। और मस्कुलरिस के अंदर 2 होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल होती है और एक सर्कुलर मसल होती है, ठीक है ना। अब यदि हम बात करें लॉन्गिट्यूडनल मसल के बारे में, तो आउटर पार्ट इसका लॉन्गिट्यूडनल होता है और इनर पार्ट होता है सर्कुलर, ठीक है ना। मस्कुलरिस का इनर पार्ट तो सर्कुलर होता है, गोलाकार होता है, और आउटर पार्ट होता है लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि सिंपल सी बात है कि एक हमने गोला बना दिया, ठीक है ना, और पीछे भी एक गोला बना देता हूँ मैं, ओके। तो ये सर्कुलर स्ट्रक्चर बना दिया, और ये तो इनर पार्ट हो गया। इनर पार्ट कैसा हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है, और लॉन्गिट्यूडनल आउटर पार्ट होता है, इस प्रकार का लॉन्गिट्यूडनल, इसमें मसल्स लेयर मसल्स देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो लॉन्गिट्यूडनल जो इनर पार्ट आउटर पार्ट होता है, और इनर पार्ट हमारा सर्कुलर होता है, ठीक है ना। इस बात का आप ध्यान में रखेंगे तो बेटर रहेगा, ओके। और इसके सबसे लास्ट में जो सबसे बाहर स्थित होता है वो कौन होता है, सिरोसा, ठीक है ना। ये हमारे सबसे बाहर की साइड ये जो लेयर है वो होती है सिरोसा, ठीक है ना। तो इसका आप ध्यान में रखेंगे, ओके।
और इसमें लिम्फोइड टिश्यू, आर्टरी, वीनर, ठीक है ना, सबके इसके बारे में हम जानते हैं कि क्या क्या मतलब कैसे प्रोसेस कर रही हैं, कैसे इसमें जा रही हैं, ठीक है ना। और सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है इसे, ठीक है ना। एक चीज़ और ध्यान रखिए कि जो हमारे पास ये जो 4 बेसिक लेयर हैं, ठीक है ना, 4 बेसिक लेयर होती हैं एलिमेंट्री कैनाल की। इसी कारण से एलिमेंट्री कैनाल को सेकेंडरी ब्रेन भी कहा जाता है, ठीक है ना, सेकेंडरी ब्रेन भी कहा जाता है। सिंपल सी बात है, दूसरे ब्रेन के रूप में ये कार्य कर सकता है, ऐसा माना जाता है साइंटिस्ट के द्वारा, लेकिन प्रूफ नहीं किया गया है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लेयर के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले लेयर है विसरल पेरिटोनियम, या फिर इसे हम सिरोसा भी कहते हैं, और जो सबसे बाहर पाई जाती है, ठीक है ना, सबसे बाहर पाई जाती है, आउटसाइड लेयर होती है, ठीक है ना, आउटसाइड लेयर होती है। और ये किसकी तरह कार्य करती है? पुलिसमैन की तरह कार्य करती है। यानी कि पुलिसमैन क्या करते हैं? सुरक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं सभी की, ठीक है ना। तो ये भी हमारी बॉडी के अंदर ही जो मतलब सिंपल सी बात है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसको प्रोटेक्ट करने का काम करती है, ठीक है ना। तो प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन कौन सी होती है? सिरोसा होती है, ठीक है ना। सिरोसा हमारी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन होती है, ठीक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं दूसरी लेयर है हमारे पास मस्कुलर कोट, या फिर इसे मस्कुलैरिस भी कहा जाता है, ठीक है ना, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना भी कहा जाता है। तो जैसे कि मैंने बात करी थी कि इसका आउटर पार्ट तो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडनल होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, और मैंने समझाया भी था आपको। तो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के द्वारा बना होता है आउटर पार्ट, और इसका इनर पार्ट होता है वो होता है सर्कुलर मसल्स के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है ना। तो आउटर पार्ट लॉन्गिट्यूडनल होता है यानी कि लंबवत होता है, और इसका जो इनर पार्ट होता है वो होता है सर्कुलर यानी कि गोलीय भाग, ठीक है ना, वृत्ताकार। ओके। और स्टोमक के अंदर कभी कभार हमें स्टोमक में कौन से मसल्स देखने को मिल जाते हैं? ऑब्लिक मसल्स के फाइबर्स भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है ना। तो आउटर पार्ट तो लॉन्गिट्यूडनल होता है, इनर पार्ट हमारे सर्कुलर होता है, ये तो हमने देख लिया था। परंतु स्टोमक में, केवल स्टोमक की बात हो रही है, स्टोमक में, ठीक है ना, स्टोमक के अंदर, आमाशय के अंदर ऑब्लिक मसल्स भी देखने को मिलती है। तो मस्कुलैरिस कोट के अंदर, मस्कुलैरिस एक्सटर्ना के अंदर आउटर पार्ट तो लॉन्गिट्यूडनल, इनर पार्ट सर्कुलर होता है, परंतु ऑब्लिक मसल्स भी देखने को मिलती है, जो कि कहाँ देखने को मिलती है? स्टोमक के अंदर। और इसके अंदर कुछ जाल से स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, इसी कारण से इसे सेकेंडरी ब्रेन के रूप में माना जाता है। तो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं ये? प्लेक्सस के रूप में, ऑर्बैक्स प्लेक्सस, जिसे हम माइंट्रिक प्लेक्सस भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इसके अंदर ऑर्बैक प्लेक्सस पाए जाते हैं या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस पाए जाते हैं, जो कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और किसके बीच में प्रेजेंट होते हैं? लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स के बीच में, ठीक है ना। और ये एक नर्व नेटवर्क होता है जो कि पेरिस्टाइलिसिस को कंट्रोल करता है। पेरिस्टाइलिसिस क्या होता है? यदि हम एक मतलब इस प्रकार का ईसोफेगस देखें, ठीक है ना, ईसोफेगस देखते हैं, ठीक है ना। तो ईसोफेगस के अंदर जब मूवमेंट होती है, ठीक है ना, मूवमेंट होगी, कोई भी फूड नीचे जाएगा तो डायरेक्ट वो नीचे एक मतलब ट्यूब नहीं है कि डायरेक्ट गिर जाएगा, ठीक है ना। जब हमने ऊपर से बॉल डाला या फिर भोजन डाला तो वो नीचे आ गई, ठीक है ना, ऐसा ट्यूब नहीं है। ये क्या है? यहाँ पे इधर की साइड, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ जिससे आपको सही से समझ आ जाए। तो इधर से इस प्रकार का रहता है, ठीक है ना, ये इधर से इस प्रकार का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार इनमें चर्निंग मूवमेंट होती है। जब यहाँ पे भोजन आता है तो ये दबाता है, एक मतलब कंप्रेस करता है, और जब वो नीचे जाता है भोजन, ठीक है ना, जब वो यहाँ से भोजन आएगा तो जब वो नीचे जाएगा, जब यहाँ से कंप्रेस होंगे, ठीक है ना, ये कंप्रेस होंगे तो जब वो नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इसी प्रकार ये भोजन यहाँ से नीचे जाएगा। ओके। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि ये पेरिस्टाइलिसिस क्या है। पेरिस्टाइलिसिस यानी कि नीचे जाने की जो प्रक्रिया होती है भोजन की, वही पेरिस्टाइलिसिस कहलाती है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या होता है कि नर्व नेटवर्क देखने को मिलता है। नर्व नेटवर्क कैसे होता है तो इसको भी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। तो पहले इंक को डिलीट कर लेता हूँ मैं। तो अब इसके अंदर क्या होता है कि एक तो हम जैसे कि जानते हैं कि एक तो होता है सर्कुलर मसल जो कि इनर की साइड मतलब अंदर की साइड होता है, और बाहर की साइड होता है लॉन्गिट्यूडनल। इस प्रकार का मसल्स देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मैं वैसे ही रफ डायग्राम बना रहा हूँ। ओके। तो ये हमारे पास एक रफ डायग्राम हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि नर्व्स नेटवर्क पाए जाते हैं। जैसे ही कभी भोजन आता है, ठीक है ना, भोजन आएगा तो
भोजन आते ही इन्हें पता चल जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ नर्व्स देखने को मिलते हैं जिसे सेकेंडरी ब्रेन के रूप में कहा जाता है इसी कारण से, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे कुछ नर्व्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सेंसरी न्यूरॉन्स की बात करें, सेंसरी पार्ट्स देखने को मिलता है जो कि सेंस कर लेता है कि यहाँ पे भोजन आया है, ठीक है ना। अब जब भोजन आया तो वो दूसरे एक न्यूरॉन्स को देता है, ठीक है ना, दूसरे न्यूरॉन्स को देगा। तो वो जब दूसरा न्यूरॉन्स क्या करता है कि ऑर्डर देता है, ठीक है ना, एसोसिएट करके उसका एनालिसिस करने के लिए तीसरे को ऑर्डर देता है। और जब तीसरा जाता है देखने के लिए, ठीक है ना, तीसरा वहाँ पे तीसरा होगा तो वो एनालिसिस करेगा कि वहाँ पे भोजन आ गया है, ठीक है ना। अब यहाँ पे भोजन आ गया है, अब वो एनालिसिस करके फिर वापस इसे भेज देता है, ठीक है ना। अब इसे भेजने के पश्चात अब यहाँ पे से ये ऑर्डर दे देता है कि सिंपल सी बात है कि भोजन अब नीचे आना है, ठीक है ना, भोजन आ चुका है, अब इसे नीचे करना है, तो वो चौथे को देता है। अब वो चौथा क्या करता है, इस भोजन को नीचे करने का काम करता है। इस प्रकार के इसमें नर्व्स नेटवर्क देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि एक सेंसरी न्यूरॉन्स हो गया, एक एसोसिएट करने वाला हो गया, एनालिसिस करने वाला हो गया, और एक ऑर्डर देने वाला हो गया, और एक क्या करता है, भोजन को नीचे लाता है, ठीक है ना। इस प्रकार का ये नर्व्स नेटवर्क देखने को मिलता है। और इसी नर्व्स नेटवर्क को, ठीक है ना, ये जो हमारे पास ये नर्व्स नेटवर्क देखने को मिले हैं, ठीक है ना, ये नर्व्स नेटवर्क देखने को मिले हैं, ये चार, ठीक है ना। तो ये चार जो नर्व्स नेटवर्क हैं ये देखने को मिले हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑर्बैक प्लेक्सस कहते हैं या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस कहते हैं, ठीक है ना। तो इसे आप ध्यान में रखिएगा कि मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर या फिर मस्कुलर कोट के अंदर हमारे को कौन से प्लेक्सस देखने को मिलते हैं, ऑर्बैक प्लेक्सस या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है ना। तो इतनी बात ध्यान में आप रखिएगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट लेयर है वो है सबम्यूकोसा, जो कि मस्कुलरिस के अंदर पाई जाती है, ठीक है ना। मस्कुलरिस एक्सटर्ना के अंदर थोड़ी सी पाई जाती है, ठीक है ना। सबसे बाहर की साइड तो सिरोसा, उसके अंदर मस्कुलरिस कोट या फिर मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और फिर उसके अंदर कौन सी लेयर पाई जाती है, सबम्यूकोसा, ठीक है ना। अब सबम्यूकोसा के अंदर ये लूज कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा बनी हुई होती है, ठीक है ना। इसके अंदर जो लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं और इसमें रिचली सप्लाइड होते हैं ब्लड और लिम्फ वेसल, यानी कि ब्लड वेसल्स, आर्टरी, वीन, ये सब इसके अंदर बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, ठीक है ना। लिम्फ वेसल्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। और फिर इसके बाद इन सम पोर्शन में हैव न्यूमरस ग्लैंड, कुछ पोर्शन में जो कुछ स्थान होते हैं, कुछ पोर्शन होते हैं वहाँ पे इसमें ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। वो ग्लैंड्स कोई से भी हो सकते हैं, जैसे कि हम बात करें कोई से भी ग्लैंड्स की बात कर लीजिए आप, ठीक है ना। तो लीवर हुआ या फिर पैनक्रियाज हुआ, तो इसमें कोई से भी ग्लैंड्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है ना। तो कई सारे ग्लैंड्स भी देखने को मिलते हैं इसमें, ठीक है ना। ग्रंथियाँ भी देखने को मिलती है, ओके। तो कुछ पोर्शन में देखने को मिलती है। अब इसमें आता है मिजनर प्लेक्सस या फिर सबम्यूकोसल प्लेक्सस, इसमें भी हमारे प्लेक्सस पाए जाते हैं, इसलिए मैंने याद करने के लिए आपको दिया है। और ये आपको वर्क करना है घर पे कि इसको पहले तो नोट करेंगे आप कॉपी में, और साथ में इसको लर्न भी करेंगे, ठीक है ना, कि इसमें कौन कौन से प्लेक्सस पाए जाते हैं, कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड साथ में हमारे क्लास 11th एंड 12th में भी पूछ ले जाते हैं, ठीक है ना। इसलिए आप ध्यान से पढ़िएगा, ओके। तो हम बात करें सबम्यूकोसा की, तो सबम्यूकोसा के अंदर मिजनर्स प्लेक्सस पाए जाते हैं या फिर सबम्यूकोसल प्लेक्सस पाए जाते हैं, ठीक है ना। सबम्यूकोसा के नाम से आप एक तो याद कर सकते ही हैं कि सबम्यूकोसा के आगे यदि एल लगा दें तो सबम्यूकोसल हो जाएगा। तो सबम्यूकोसल प्लेक्सस या फिर मिजनर प्लेक्सस पाए जाते हैं, ठीक है ना। इसमें भी वैसा ही नर्व नेटवर्क एक तो क्या करेगा कि मतलब एसोसिएट करेगा, जब कोई मतलब इसको मैं इरेज करता हूँ पहले तो। अब जैसे कि हम बात करें इसमें ग्लैंड्स पाई जा रही थी, ठीक है ना, ग्लैंड्स पाई जा रही थी, तो इंसुलिन को कब वहाँ पे आना है, कब नहीं आना है, यानी कोई से भी लिक्विड को कब लीवर से कब बाइल जूस निकले, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, इस प्रकार का मतलब प्रोसेजेस होता है इसके अंदर, ठीक है ना। जैसे कि हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास कौन सी प्लेक्सस कौन से लेयर देखने को मिल रही थी, मस्कुलरिस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मस्कुलरिस लेयर देखने को मिल रही थी, तो ये हम बना देते हैं यहाँ पे मस्कुलरिस लेयर, ठीक है ना। ये मस्कुलरिस लेयर होगी, और इसके बाहर देखने को मिल रही है हमें कौन सी लेयर, सबम्यूकोसा लेयर, ठीक है ना। तो ये हमने सबम्यूकोसा लेयर नाम दे दिया। अब इसके अंदर जैसे कि हम बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से, एक तो एसोसिएट करने वाला, यानी कि एक तो सेंसरी न्यूरॉन्स पाया जाता है, दूसरा पाया जाता है ऑर्डर देने वाला, और तीसरा पाया जाता है एक एसोसिएट यानी कि एनालिसिस करने वाला, और चौथा होता है जो कि पेरिस्टालसिस करवाता है, ठीक है ना, नीचे लाता है भोजन को। अब ऐसे ही ऊपर भी पाए जाते हैं, ऊपर का काम क्या होता है इसको ध्यान में रखिए, ठीक है ना। अब इसका जो ऊपर का एक इससे कनेक्ट रहता है, ठीक है ना, इससे जो हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं उससे कनेक्ट रहता है, तो वो
वो भी सेंस कर लेता है इसी प्रकार। जब उसके अंदर सेंस होता है तो ये भी सेंस कर लेगा, और ये तीसरे को मतलब इस प्रकार अपने दूसरे भैया को देगा, ठीक है ना। सिंपल सी बात है कि न्यूरॉन्स को देगा, ऑर्डर वाले न्यूरॉन्स को देता है, और वो एनालिसिस करने के लिए भेजता है कि वहाँ पे भोजन आया है कि नहीं आया, तीसरे न्यूरॉन्स को, ठीक है ना, तीसरे न्यूरॉन्स को भेजता है। तो यहाँ पे तीसरे न्यूरॉन्स को भेज देगा, ओके। और जब वो तीसरा न्यूरॉन्स आगे आता है और बोलता है कि भोजन आ गया, तो सिंपल सी बात है वो वापस किसको भेज देगा, इसी ऑर्डर वाले को भेज देगा। और ये ऑर्डर वाला किसको भेज देता है, मैं साइड में बना देता हूँ, ठीक है ना, वैसे नीचे की साइड रहता है। तो वो ऑर्डर वाला किसको भेज देता है, जो जिसे बाइल जूस निकालना रहता है या फिर जो काम करता है, ठीक है ना, ग्लैंड्स के रूप में, ग्लैंड्स को जाके सूचना देता है कि तुम बाइल जूस निकालो, इंसुलिन निकालो, यानी कि लिक्विड्स जो उनके मतलब एसिड होते हैं वगैरह वगैरह जो भी होते हैं, वो निकालने का काम किसको सौंपता है, चौथे वाले को सौंपता है, ठीक है ना। तो वो काम करता है इंसुलिन से, मतलब डाइजेशन की जब प्रोसेस जब भी तो होएगी, एलिमेंट्री कैनाल में आया, एसिड ही नहीं मिलेगा उसे, और इंसुलिन मतलब एसिड नहीं मिलेगा, लीवर से बाइल जूस नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात है। जब कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो डाइजेशन कैसे करेगा, ठीक है ना। अब डाइजेशन करेगा जब भी मिलेगा, सिंपल सी बात है, डाइजेशन करना होगा तो उसको लेना होगा एसिड वगैरह वगैरह, तो उससे किससे मिले वो, तो यहाँ पे ये जो नर्व्स नेटवर्क देखने को मिलते हैं ना, यही काम करते हैं सारा, ठीक है ना। ये जो हमारे नर्व नेटवर्क वो देखने को मिल रहे हैं, जो कि हमारे मिजनर प्लेक्सस या फिर सबम्यूकोसल प्लेक्सस होते हैं, ये डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। जो हमारे पास सबम्यूकोसल प्लेक्सस या फिर मिजनर प्लेक्सस हैं, ये डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और जो नीचे वाला जो माइंट्रिक प्लेक्सस देखने को मिल रहा था, ठीक है ना, माइंट्रिक प्लेक्सस देखने को मिल रहा था, या फिर ऑरबैक प्लेक्सस भी इसे कहा जाता है, तो ये क्या करते हैं, ये हमारे पेरिस्टेलिसिस करने वाले होते हैं, ठीक है ना। रेड वाले तो हमारे क्या हैं, पेरिस्टेलिसिस करवाने वाले, और जो ग्रीन वाले हैं वो कौन से हैं, वो होते हैं हमारे डाइजेशन करवाने वाले, ठीक है ना। तो ये हमारे दो प्रकार के प्लेक्सस देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये हमारे प्लेक्सस बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं, ओके। इसी कारण से जो हमारे पास एलिमेंट्री कैनाल होता है उसको सेकेंडरी ब्रेन के रूप में भी कहा जाता है, हालांकि इसको प्रूफ नहीं किया गया है, ठीक है ना। इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। तो मिजनर प्लेक्सस और इसमें सबम्यूकोसल प्लेक्सस पाया जाता है, जो कि डाइजेशन की प्रोसेस में हेल्प करता है, ओके। और सिम्फेथेटिक नर्व्स भी होते हैं इसमें, ओके। और इसमें कंट्रोल करता है सिक्रेशन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस, जैसे कि मैंने बताया कि ग्लैंड्स के कब ये जूस को निकालें, कब ये बाइल जूस निकालें, कब इसमें इंटेस्टाइनल जूस निकले, कब HCl निकले, हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकले। तो इस प्रकार का मतलब जूस को सिक्रेट करने के लिए यहाँ पे कौन से प्लेक्सस काम में लिए जाते हैं, मिजनर प्लेक्सस या फिर सबम्यूकोसल प्लेक्सस, जो कि सबम्यूकोसल लेयर के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है ना। इतनी बात आप ध्यान रखेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है ना, नीचे बताया गया है कि 1/3 पार्ट में जो इसोफेगस का 1/3 पार्ट होगा उसमें ऑरबैक प्लेक्सस और मिजनर प्लेक्सस दोनों ही नहीं पाए जाते हैं। ऑरबैक प्लेक्सस और मिजनर प्लेक्सस दोनों ही नहीं पाए जाएंगे, ये अब्सेंट रहते हैं। यानी कि यदि हम 3 भाग में डिवाइड कर दिए, हमारे पास इसोफेगस मैंने बना लिया, ठीक है ना, इसोफेगस बना लिया, ये हमारे पास इसोफेगस हो गया, ठीक है ना, ये हमारे पास इसोफेगस हो गया, जिसे मैंने ई से दर्शा दिया। अब इसको मैं 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ, फर्स्ट और सेकंड। अब ये हमारे 3 पार्ट हो गए, ऊपर वाला तो हमारे पास फर्स्ट हो गया, और नीचे वाला हो गया सेकंड, और नीचे वाला हो गया थर्ड, ठीक है ना, इससे नीचे वाला। तो सिंपल सी बात है, ये फर्स्ट के अंदर तो ना तो ऑरबैक प्लेक्सस पाए जाएंगे और ना ही हमारे पास मिजनर प्लेक्सस पाए जाएंगे। मिजनर प्लेक्सस को हम क्या कहते हैं, मिजनर प्लेक्सस का दूसरा नाम होता है हमारे सबम्यूकोसल प्लेक्सस, और ऑरबैक प्लेक्सस का दूसरा नाम क्या होता है, माइंट्रिक प्लेक्सस। इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है ना। तो 1/3 पार्ट में, यानी कि 1/3 हिस्से के अंदर, इसोफेगस के 1/3 पार्ट में मिजनर प्लेक्सस और ऑरबैक प्लेक्सस नहीं पाए जाते हैं। यानी कि ऊपर की साइड जो 1 वाला पार्ट है उसमें ना तो ऑरबैक प्लेक्सस पाए जाएंगे और ना ही मिजनर प्लेक्सस पाया जाता है। अब हम आते हैं चौथी लेयर पे, जो कि हमारी है म्यूकोसा, ठीक है ना। तो म्यूकोसा जो कि सबसे अंदर की साइड स्थित होती है, और इसके सबसे अंदर क्या पाया जाता है, ल्यूमन, ठीक है ना। इसके अंदर सबसे के अंदर क्या पाया जाता है, ल्यूमन। तो म्यूकोसा के भी 3 पार्ट्स होते हैं, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और इसको भी आउटसाइड टू इनसाइड बता दिया, ठीक है ना, आउटसाइड टू इनसाइड, ठीक है। यानी कि बाहर तो हमारी सबसे म्यूकोसा के अंदर, म्यूकोसा में जो सबसे बाहर की लेयर होगी वो होती है मस्कुलरिस म्यूकोसा, और उसके अंदर पाई जाती है लैमिना प्रोपिया, और उसके अंदर पाई जाती है एपिथीलियम। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार आप समझ सकते हैं, जैसे कि मैं बात करूँ मस्कुलरिस म्यूकोसा की तरह, तो मस्कुलरिस म्यूकोसा बिल्कुल मस्कुलरिस की तरह पाई जाती है, ठीक है ना। यानी कि इसके अंदर भी हमारे को इनर
सर्कुलर पार्ट देखने को मिलता है, आउटर लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलता है, ठीक है ना। कुछ इसमें सिमिलर्स होते हैं मस्कुलैरिस कोट की तरह, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, मस्कुलैरिस म्यूकोसा मस्कुलैरिस कोट की या फिर मस्कुलैरिस एक्सटर्ना की तरह सिमिलर होती है, ठीक है ना। और लैमिना प्रोपिया की बात करें तो लैमिना प्रोपिया सब म्यूकोसा की तरह सिमिलर, इसमें कुछ सिमिलर चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। तो सब म्यूकोसा की तरह इसमें सिमिलर चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके, ये ध्यान रखेंगे। और एपिथीलियम सबसे अलग होती है, ठीक है ना, सबसे अलग होती है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले मस्कुलैरिस म्यूकोसा की। तो ये हमारे सबसे सब म्यूकोसा के सबसे बाद में आता है, ठीक है ना। यानी कि सब म्यूकोसा के अंदर क्या पाया जाएगा, मस्कुलैरिस म्यूकोसा पाया जाता है। सबसे बाहर तो हमारी कौन सी लेयर हो जाती है, सबसे बाहर हो जाती है हमारे पास सबसे बाहर हो जाती है हमारे पास सिरोसा, ठीक है ना। तो सबसे बाहर हमारे पास हो जाती है सिरोसा, ठीक है ना। तो मेरे भी ध्यान से निकल गई थी, तो इसलिए बोलते हैं ध्यान से पढ़ा करो, ठीक है ना। तो सिरोसा, क्योंकि एग्ज़ाम आपको देने जाना है, ठीक है ना, मुझे देना नहीं जाना। तो मेरा काम है बस पढ़ाना आपको और अच्छी तरह से पढ़ाना, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, सबसे बाहर पाई जा रही थी सिरोसा, ठीक है ना। क्योंकि हम पढ़ाते रहते हैं तो कई बार निकल जाती है दिमाग से चीज़ें, ठीक है ना, तो इतना वो नहीं है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है सिरोसा, तो सिरोसा सबसे बाहर पाई जाती है। उसके अंदर की साइड कौन सी पाई जाएगी, मस्कुलैरिस, जिसको मैं एम से ही डिनोट कर देता हूँ, ठीक है ना, एम से ही डिनोट कर रहा हूँ। और उस मस्कुलैरिस के अंदर कौन सी पाई जाएगी, सब म्यूकोसा, ठीक है ना, इसको मैं एस से डिनोट कर देता हूँ। और इस सब म्यूकोसा के नीचे कौन सी पाई जाती है, मस्कुलैरिस म्यूकोसा, एम के नाम से डिनोट करूँगा इसे, ठीक है ना, मस्कुलैरिस म्यूकोसा, ठीक है ना। तो ये मस्कुलैरिस म्यूकोसा सब म्यूकोसा के अंदर पाई जाएगी। और इस सब मस्कुलैरिस म्यूकोसा के सबसे अंदर कौन सी पाई जाएगी, लैमिना प्रोपिया, ठीक है ना, लैमिना प्रोपिया। और इस लैमिना प्रोपिया के अंदर कौन सी पाई जाती है, एपीथीलियम, ठीक है ना, इसके अंदर कौन सी पाई जाएगी, एपीथीलियम। और इस एपीथीलियम के अंदर क्या पाया जाता है, ल्यूमन, ठीक है ना, एक छेद पाया जाता है जिससे भोजन आता है, ठीक है ना। तो इतना आप ध्यान में रखेंगे। तो जैसे कि मैंने बात करी कि सब म्यूकोसा के बाद पाया जाता है ये, और स्मूथ मसल से बना होता है। इसमें आउटर लॉन्गिट्यूडनल होते हैं, आउटर पार्ट में लॉन्गिट्यूडनल मसल पाए जाएंगे और इनर पार्ट में सर्कुलर मसल पाए जाते हैं। और जो हमारे पास मस्कुलैरिस था, मस्कुलैरिस के अंदर भी आउटर पार्ट लॉन्गिट्यूडनल था और इनर पार्ट सर्कुलर था, ठीक है ना। तो आउटर पार्ट तो हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल था, इनर पार्ट हमारे पास सर्कुलर था। और स्टोमक के अंदर ऑब्लिक मसल्स पाए जाते थे। भूले तो नहीं है ना अभी आप, क्योंकि मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो आप पढ़ते हुए चलिए और साथ में लर्न करते हुए भी चलिए, दिमाग लगाना है आपको, इधर उधर ध्यान नहीं देना, ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारे पास लैमिना प्रोपिया, ठीक है ना। तो लैमिना प्रोपिया के बारे में भी देखते हैं हम। लैमिना प्रोपिया जो कि मिडल पार्ट होता है म्यूकोसा का, ठीक है ना। और इसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं। और लूज कनेक्टिव टिश्यू किसके अंदर देखने को मिल रहे थे, हमें सब म्यूकोसा के अंदर देखने को मिल रहे थे, ठीक है ना। दिखा देता हूँ मैं आपको, अगर शक हो रहा हो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आप देख सकते हैं सब म्यूकोसा के अंदर भी लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास, मैं चेंज कर लेता हूँ कलर जिससे आपको दिख जाए। तो इसके अंदर भी हमें लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहा है। और हमारे जो लैमिना प्रोपिया है उसमें भी लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिल रहे हैं। अब यदि हम बात करें सब म्यूकोसा की, तो सब म्यूकोसा के अंदर ब्लड और लिम्फ वेसल्स की बहुत ही अधिक मात्रा में सप्लाई हो रही है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें लैमिना प्रोपिया में, तो लैमिना प्रोपिया में भी ब्लड वेसल्स की सप्लाई हो रही है, लिम्फ वेसल्स की भी, और ग्लैंड्स भी इसमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है ना। सब म्यूकोसा में भी हमें ग्लैंड्स देखने को मिल रहे थे न्यूमरस संख्या में, ठीक है ना। तो न्यूमरस संख्या में ग्लैंड्स देखने को मिल रहे थे। ऐसी लैमिना प्रोपिया में भी हमें ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। और इसके अंदर एक अलग चीज़ है जो कि इलास्टिक फाइबर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। यानी कि खिंचाव इसमें होता है, ठीक है ना, खिंचाव देखने को मिलता है, ठीक है ना। और यदि हम बात करें एपिथीलियम की, तो ये सबसे अलग है, सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है। इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाता है। स्टोमक के अंदर कौन सा ग्लैंड पाया जाएगा, गैस्ट्रिक ग्लैंड पाया जाएगा, ठीक है ना। और विलाई किसके अंदर पाए जाते हैं, इसमें विलाई पाए जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाई पाए जाते हैं, जिससे जो उसका सरफेस एरिया होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है ना, जिससे वो ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सके। इसी कारण से वो विलाई
आते हैं वहाँ पे, और विलाई किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, माइक्रो विलाई में, जिससे माइक्रो विलाई से और भी ज़्यादा मतलब सरफेस एरिया बढ़ जाता है, ठीक है ना। और ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स पाए जाते हैं किस में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। सिंपल सी बात है, विलाई और इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स किस में पाए जाएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। और यदि हम बात करें गैस्ट्रिक ग्लैंड की, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड किस में पाए जाते हैं, स्टोमक के अंदर, ठीक है ना। तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि जो हमारे पास गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो तो किस में पाए जा रहे हैं, स्टोमक के अंदर। और यदि हम बात करें विलाई की या फिर इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, तो ये किस में पाए जा रहे हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है ना। और म्यूकोसा सीक्रेट करता है गोबलेट सेल्स को, ठीक है ना, गोबलेट सेल्स को भी सीक्रेट करता है, ठीक है ना। तो इतनी बात आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अभी गोबलेट सेल्स क्या होती हैं इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है ना, आगे जब हम पढ़ते जाएंगे तो वहाँ पे देखेंगे, ओके। तो अब हम एक बार डायग्राम की ओर चलते हैं, ठीक है ना, डायग्राम में अच्छी तरह समझेंगे हम, ओके। तो ये आपका डायग्राम आ गया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं सबसे अंदर की, जो सबसे बाहर की लेयर होती है वो होती है सिरोसा, ठीक है ना, सिरोसा। उसके बाद आप देख सकते हैं मस्कुलरिस, ठीक है ना, मस्कुलरिस जो कि लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के द्वारा और सर्कुलर मसल्स के द्वारा बनी होती है। सर्कुलर मसल्स के और लॉन्गिट्यूडनल मसल्स किस में पाए जाते हैं, ये आपका क्वेश्चन है, जवाब जरूर देना है। ऑब्लिक मसल्स भी देखने को मिलते हैं, किस में देखने को मिलते हैं ये भी आपको बताना है। हालांकि कोई ज़्यादा मतलब बड़ा सवाल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद है आप देख सकते हैं कि सबम्यूकोसल लेयर देखने को मिल रही है, जिसके अंदर कई सारे ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। इसी कारण से वो सीक्रेटिंग करने के लिए वहाँ पे कौन से प्लेक्सेस पाए जाते हैं ये भी आपको बताना है अभी के अभी, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में। तो उसके अंदर वैसे देखने को मिलते हैं हमें, जैसे कि मैं बताया था आपको ट्रिक, सबम्यूकोसा के आगे एल लगा देंगे तो कौन सा प्लेक्सस बन जाएगा, सबम्यूकोसल प्लेक्सस बन जाता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर सबम्यूकोसल प्लेक्सस या फिर मिजनर प्लेक्सस पाए जाते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर काफ़ी सारा मात्रा में ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और इसके अंदर हमें नर्व, सिंपल सी बात है, आर्टरी वगैरह देखने को मिलते हैं ना, आर्टरी और पैनक्रियाटिक डक्ट जिससे बाइल जूस वगैरह मतलब निकलेंगे, सिंपल सी बात है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे रास्ता प्रदान करने के लिए पैनक्रियाटिक डक्ट होता है, ठीक है ना। तो इसको हम आगे अच्छी तरह से जानेंगे। और ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना, और नर्व और लिम्फ वेसल्स देखने को मिलते हैं। इसके बाद लास्ट वाला जो पार्ट होता है म्यूकोसा, म्यूकोसा को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो एक तो होता है मस्कुलरिस म्यूकोसा, एक होता है हमारे पास लेमिना प्रोपिया, और एक होता है हमारे पास एपिथीलियम, ठीक है ना। तो जो मस्कुलरिस म्यूकोसा होता है उसके अंदर भी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स पाई जाती है, जो कि आउटर पार्ट होता है, इनर पार्ट सर्कुलर मसल्स होता है। और फिर उसके बाद हम देखें तो उसके अंदर लेमिना प्रोपिया भी पाया जाता है, जो कि सब म्यूकोसा की तरह होता है, यानी कि उसके अंदर भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं। तो सिंपल सी बात है ये भी। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि एपिथीलियम, एपिथीलियम के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है कि स्टोमक के अंदर तो गैस्ट्रिक ग्लैंड देखने को मिलता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमें इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं, और साथ में विलाई भी देखने को मिलते हैं, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करते हैं। और विलाई किस में बदल जाता है बाद में, माइक्रो विलाई, मतलब विलाई के ऊपर भी हमें माइक्रो विलाई देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और सबसे अंदर की साइड कौन सा होता है, ल्यूमन होता है, ठीक है ना। तो इतनी चीज़ें आप समझ गए होंगे। और यहाँ पे लिम्फोइड टिश्यू बताया गया है, जो कि सब म्यूकोसा के अंदर पाया जाता है। नर्व प्लेक्सस बताया गया है, जो कि किसके अंदर पाया जा रहा है, सब म्यूकोसा के अंदर। कौन सा नर्व प्लेक्सस पाया जाता है इसके अंदर, मिजनर प्लेक्सस या फिर सब म्यूकोसल प्लेक्सस। यदि हम बात करें मस्कुलरिस की, तो मस्कुलरिस के अंदर कौन सा प्लेक्सस पाया जाता है, ऑरबैक प्लेक्सस या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस, ठीक है ना। तो ऑरबैक जो हमारे पास ऑरबैक प्लेक्सस या फिर माइंट्रिक प्लेक्सस देखने को मिलते हैं, वो किसके अंदर देखने को मिलते हैं, मस्कुलरिस के अंदर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना, ये देख सकते हैं आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे डायग्रामली मैं समझाने की कोशिश किया आपको, जिससे आपको अच्छी तरह से और भी समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम देखते हैं कि बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो इसके बारे में हम देखते हैं क्या बताया गया है कि दवाल तो क्या बताया गया है इसके अंदर कि द वाल ऑफ एलिमेंट्री कैनाल फ्रॉम ईसोफेगस टू रेक्टम पजेज 4 लेयर्स नेमली सिरोसा। जैसे कि मैंने बताया कि ईसोफेगस से आगे तक, ठीक है ना, ईसोफेगस से स्मॉल इंटेस्टाइन या फिर लार्ज इंटेस्टाइन तक रहते हैं, ये तो लेयर्स रहती हैं। सिंपल सी बात है, क्योंकि ईसोफेगस के जो 1/3 पार्ट है उसमें तो हमारे कोई भी प्लेक्सस देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है ना। तो पूरी एलिमेंट्री कैनाल की बात हो रही है। एलिमेंट्री कैनाल में
4 लेयर्स देखने को मिलते हैं। सबसे फर्स्ट वाला होता है सिरोसा, उसके बाद होता है मस्कुलरिस, जैसे कि नीचे बताया गया है सिरोसा के आगे मस्कुलरिस, फिर इसके बाद सब म्यूकोसा और फिर होता है म्यूकोसा लेयर, ठीक है ना। सिरोसा जो कि सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है, ठीक है ना, आउटर मोस्ट लेयर होता है और किसके द्वारा बना होता है, इज मेड अप ऑफ द थिन मिसोथिलियम, ठीक है ना, थिन मिसोथिलियम के द्वारा बना होता है। मिसोथिलियम यानी कि एपिथेलियम ऑफ विसरल ऑर्गन्स, ठीक है, इसको हम साइटोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से कवर करेंगे। तो ये क्या होते हैं एपिथेलियम मिसोथिलियम, ये हम साइटोलॉजी के अंदर अच्छी तरह से कवर करेंगे, ठीक है ना। तो हमारी साइटोलॉजी भी चल रही है जिसके अंदर आपको अच्छी तरह से बता देंगे, ठीक है ना। विद सम कनेक्टिव टिश्यूज, अब कई बच्चे कह रहे होंगे सर यहीं पर बता दीजिए ना। अरे सब कुछ एक चीज़ एक जगह नहीं बताते, ठीक है ना। जब जिस चैप्टर के अंदर उसका काम आ रहा है तो उसी चैप्टर के अंदर उसको बताने में सही रहता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, साइटोलॉजी के अंदर ही बताएंगे हम, ठीक है ना। तो साइटोलॉजी के अंदर ही हमारे कई चैप्टर कवर होते हैं, क्योंकि साइटोलॉजी के साथ में यदि साइटोलॉजी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है ना, साइटोलॉजी आप पढ़ लेंगे तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, उसके साथ हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो ये सारे चैप्टर उसी में, मतलब कई सारे इसमें जो एपिथेलियम ये क्या होते हैं वगैरह वगैरह जो चीज़ें होती हैं वो सब साइटोलॉजी के अंदर आपको पता चल जाएंगी, ठीक है ना। तो ये आपको साइटोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ लेना है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं कहूँगा आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि साइटोलॉजी ज़रूर पढ़िएगा, ठीक है ना। इसके बाद सम कनेक्टिव टिश्यूज, तो हमें सिरोसा के अंदर वो आउटर मोस्ट लेयर होती है और किससे बनी हुई होती है, मिसोथिलियम से बनी होती है और इसके अंदर कुछ कनेक्टिव टिश्यू भी देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है मस्कुलर जो कि इस सिरोसा के अंदर पाया जाता है और इसमें स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं और इनर पार्ट होता है इसका सर्कुलर, ठीक है ना, इनर पार्ट कैसा होता है सर्कुलर होता है और आउटर पार्ट होता है इसका लॉन्गिट्यूडनल और कुछ पोर्शन में सम रीजन के अंदर, ठीक है ना, सम रीजन में जैसे कि हम बात करें स्टोमक के अंदर, एग्जाम्पल है स्टोमक, तो स्टोमक के अंदर ऑब्लिक लेयर भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। द सबम्यूकोसल लेयर इज फॉर्म्ड ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू कंटेनिंग नर्व ब्लड एंड लिम्फ वेसल। सिंपल सी बात है कि सिरोसा के अंदर मस्कुलरिस और मस्कुलरिस के अंदर कौन कौन से हमें प्लेक्सेस देखने को मिल रहे थे, इसको भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। तो माइंट्रिक प्लेक्सेस MY से मैं डिनोट कर दूंगा एंड इसके बाद है इसका दूसरा नाम क्या होता है हमारे ओरबैक प्लेक्सेस, ठीक है ना, तो ए से डिनोट कर देता हूँ मैं। तो माइंट्रिक प्लेक्सस या फिर ओरबैक प्लेक्सस इसमें देखने को मिलते हैं। और मस्कुलरिस के बाद कौन सा लेयर आती है, सबम्यूकोसल लेयर, जो कि इसके अंदर स्थित होती है, किसके, मस्कुलरिस के अंदर। तो मस्कुलरिस के अंदर सबम्यूकोसल लेयर आती है जिसके अंदर लूज कनेक्टिव टिश्यू देखने को मिलते हैं, नर्व्स नेटवर्क देखने को मिलता है। कौन सा नर्व्स नेटवर्क होता है इसके अंदर, मिजनस प्लेक्सस देखने को मिलते हैं या फिर सबम्यूकोसल प्लेक्सस देखने को मिलते हैं और इसके अंदर ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स भी देखने को मिलती है, ठीक है ना। अब इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे ड्यूडोनम के बारे में बताया गया, जो कि कहाँ पर पाई जा रही थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। तो इन ड्यूडिनम ग्लैंड्स आर आल्सो प्रेजेंट इन सबम्यूकोसा के अंदर ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि कहाँ पर पाया जा रहा है, ड्यूडिनम के अंदर, ठीक है ना। एंड द इनर मोस्ट लेयर कैनाल इज द म्यूकोसा, तो सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी होती है, म्यूकोसा होती है, ठीक है ना। सबसे अंदर की साइड कौन सी होती है, म्यूकोसा पाई जाती है, जिसके अंदर इरेगुलर फोल्ड्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, रूगी कहते हैं, ठीक है ना, जो कि सरफेस एरिया बढ़ाने में मदद करती है। और कहाँ पर पाई जाती है, स्टोमक के अंदर, जैसे कि हमने स्टोमक का डायग्राम देखा था जिसके अंदर हमारे रूगीज देखने को मिल रहे थे। अगर आपने सही से देखा होगा, पढ़ा होगा पिछला मतलब शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं हमारे, तो आपको पता होगा, ठीक है ना। अभी हमने इसी लेक्चर में शुरू का जो स्टोमक बताया था आपको, एलिमेंट्री कैनाल के जो पार्ट्स बता रहे, जब हम स्टोमक का हमने डायग्राम भी दिखलाया था उसमें रूगीज भी बताया था आपको, ठीक है ना। तो आपने अच्छी तरह से देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है ना। तो इसके अंदर इरेगुलर फोर्स देखने को मिलते हैं जिसे हम रूगी कहते हैं और ये स्टोमक के अंदर देखने को मिलता है। तो रूगी जो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है कौन सी लेयर के अंदर देखने को मिलता है, म्यूकोसा लेयर के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है ना। इस बात का हमारे को यहाँ से पता चल जाता है। और इसके अंदर स्मॉल फिंगर लाइक फोल्डिंग्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, विलाई, जो कि कहाँ पर मौजूद होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है ना। और द सेल्स लाइनिंग द विलाई प्रोड्यूस न्यूमरस माइक्रोस्कोप प्रोजेक्शन कॉल्ड माइक्रोविलाई। सिंपल सी बात है, विलाई के ऊपर भी कई सारे स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें, ये हमारे पास इस प्रकार का विलाई हो गया और इसके ऊपर भी हमारे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, बहुत छोटे छोटे पाए जाएंगे इस प्रकार, ये छोटे छोटे माइक्रोविलाई पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार के ये माइक्रोविलाई हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर पाया जाता है। और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये इस प्रकार का हमारे स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आप ध्यान रखिए कि ये जो सही से बनानी है, मैं दोबारा से बना देता हूँ। तो अब साफ़ हो गई स्क्रीन, अब आपको दिख जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे विलाई होते हैं, इसके ऊपर माइक्रो विलाई पाए जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे ये अंदर की साइड जो धंसे हुए हिस्से हैं, ठीक है ना, ये अंदर की साइड जो हिस्से पाए जा रहे हैं, ये अंदर की साइड जो हिस्से देखने को मिल रहे हैं, इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स कहते हैं, जो कि हम इसी में बता देंगे आपको। क्रिप्ट्स कहते हैं, और क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकून कहते हैं इसे, ठीक है ना, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकून कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि विलाई आर सप्लाइड विद ए नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज एंड लेयर लिम्फ वेसल्स कॉल्ड लैक्टियल। सिंपल सी बात है, इसके अंदर कैपिलरीज देखने को मिलती है, लिम्फ वेसल्स देखने को मिलते हैं, यानी कि लैक्टियल कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। तो विलाई के अंदर देखने को मिलते हैं। और म्यूकोसल एपिथेलियम हैज गोबलेट सेल, ठीक है ना, इसके अंदर गोबलेट सेल भी देखने को मिलती है, जो कि किससे सीक्रेट होती है, म्यूकस लेयर से, ठीक है ना। तो म्यूकस के अंदर जो सबसे अंदर की साइड लेयर होती है म्यूकोसा को भी हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, मस्कुलरिस म्यूकोसा, लैमिना प्रोपिया एंड साथ में एपिथेलियम के अंदर। तो एपिथेलियम के अंदर गोबलेट सेल देखने को मिलती है, ठीक है ना। और एपिथेलियम किसके अंदर देखने को मिल रहा था, म्यूकोसा के अंदर, ठीक है ना। तो इतनी बात आप ध्यान रखें। और ये किस में हेल्प करती है, लुब्रिकेशन में, यानी कि चिकना बनाने में, ठीक है ना। म्यूकोसा आल्सो फॉर्म ग्लैंड्स इन द स्टोमक, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, म्यूकोसा के अंदर, स्टोमक के अंदर भी ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स देखने को मिलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या देखने को मिल रहा था, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स देखने को मिल रहा था, ठीक है ना। और इसके अंदर क्रिप्ट्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया था आपको, यहाँ पे ये क्रिप्ट्स देखने को मिल रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये क्रिप्ट्स देखने को मिल रहा है, ये वाला क्रिप्ट्स है, ठीक है ना। तो ये गड्ढे पाए जाते हैं जो अंदर की साइड धसे हुए, उसे हम क्रिप्ट्स कहते हैं, ठीक है ना। तो क्रिप्ट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, क्रिप्ट्स ऑफ लीवरकून कहते हैं, ठीक है ना। और ऑल द 4 लेयर्स शो मॉडिफिकेशन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। सिंपल सी बात है, ये मॉडिफिकेशंस भी शो करते रहते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा जो हिस्टोलॉजी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल था वो कंप्लीट हुआ, हमने देखा। उसके बाद हमने एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स को भी देख लिया आज के लेक्चर में। तो आज का लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, लगभग मेरे हिसाब से 51 मिनट का बन चुका है, ठीक है ना। तो लगभग काफ़ी लंबा हो गया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, जिसके अंदर हम आगे बात करने वाले हैं एलिमेंट्री कैनाल का जो बक्कोफेरिंजियल पार्ट है, उसको हम डिटेल में जानने वाले हैं अगले लेक्चर से, ठीक है ना। तो अगले लेक्चर से हम जानने वाले हैं, लेक्चर नंबर 3 से। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स। और आपको यदि वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। एंड साथ में सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको इसी प्रकार की वीडियोज मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के दौरान, तब तक के लिए थैंक्स।